हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, या कहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों, टॉपिक बहुत ही सिंपल है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपकी नीट में, जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आपने सुना भी होगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा कि बताओ विच बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट, विच बल्ब विल बी डिमेस्ट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे। तो काफ़ी अगर देखें तो काफ़ी लेंदी टॉपिक है, बहुत ब्रॉड लेवल का टॉपिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर बताए, 2 4 6 क्वेश्चन हो गए, टॉपिक ख़त्म। लेकिन अगर इसको डीप में जाके पढ़ा जाए तो बहुत कुछ है इस टॉपिक में। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक इस टॉपिक का जो कहते हैं ना, एक की पॉइंट कहिए, या कहिए कि इस टॉपिक के लिए आपको एक थीम जिसे कहते हैं, कि बस आप उस थीम को पकड़ के चलिए, आप कभी भी इस टॉपिक में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और वो थीम क्या है बच्चों, इस चैप्टर की जो कहते हैं ना बुनियाद, रूट, वो वर्क और एनर्जी का जो रिलेशन है उसमें छुपी हुई है। यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो है आपका वर्क, ठीक है, एक तो हो गया आपका वर्क, और एक है आपकी एनर्जी। मैं इन दोनों टॉपिक्स पर, इन दोनों के रोल पर और इन दोनों के रिलेशन पर ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुका हूं। अगर आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, जो उसका पहला लेक्चर था वो इसी के ऊपर था कि व्हाट इज द रोल ऑफ वर्क एंड एनर्जी इन फिजिक्स एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी एंड व्हाट एक्चुअली वर्क इज। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी में मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो थीम देनी है। बस आप उस की पॉइंट को पकड़ के चलिएगा। मैं वादा करता हूं आप कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो वर्क और एनर्जी 2 चीजें हैं साहब, है ना। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज एन इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन टू बॉडीज विच ट्रांसफर एनर्जी और कन्वर्ट, या कहिए ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स अगर फिजिक्स में कहीं भी, नेचर में कहीं भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, या एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो समझ जाइए डेफिनेटली उस प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है 101%। क्या? या तो कहीं एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर मतलब जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, साइकिल पर बैठा हुआ है और आप पीछे से उसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, है ना। तो आप जब उसे पुश कर रहे हैं मींस फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वजह से जो साइकिल है, आपका साइकिल और आपका फ्रेंड दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, मींस आप उन पर वर्क कर रहे हैं। तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट उस सिस्टम की, साइकिल और आपका जो फ्रेंड है, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो वर्क ने क्या किया, और आप थकान महसूस करते हैं भाई, धक्का मारते मारते आप क्या महसूस करेंगे कि थक गए हो, है ना। तो वहाँ क्या हुआ, आपने उसमें वर्क किया, वर्क ने आपकी एनर्जी को खींच के किसे दे दिया, साइकिल और आपके दोस्त जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को दे दिया। मतलब एनर्जी आपसे ट्रांसफर हो गई किसमें, साइकिल और आपके फ्रेंड के पास। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ठीक है, मैंने एक पत्थर है, एक स्टोन है, उसको नीचे से उठा के ऊपर एक हाइट पर रख दिया, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो गई साहब। भाई 0 पोटेंशियल एनर्जी थी जब सरफेस पर रखा हुआ था, मैंने उसे h हाइट पर रख दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो वो एनर्जी खाली फोकट नहीं आई उसमें। अगर मैं किसी भारी चीज़ को उठा के ऊपर रखता हूँ, 2 एक बार ऐसे रख दूँ, तो क्या होगा, मैं थकान महसूस करूँगा। तो कहने का मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ और उस वर्क ने मेरी एनर्जी खींच के किसे दे दी, उस स्टोन को दे दी, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब अगर कहीं एनर्जी का ट्रांसफ़र है तो मेरा कहने का मतलब है कि दैट इज़ मतलब उस प्रोसेस में डेफिनेटली वर्क डन हो रहा है।
दूसरी प्रोसेस बच्चों होती है कि जिसमें एनर्जी की एक फॉर्म किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। आपने ऐसे एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में बहुत सारे देखे होंगे, जैसे हमारा फैन हो गया, है ना, हम स्विच ऑन करते हैं, क्या दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट दे रहे हैं, है ना, फैन मूव करने लगता है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो कहने का मतलब फैन में हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और बदले में हमें क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर। सिमिलरली आपका जो हम बोलते हैं क्या, हीटर है ना, हीटर, तो हीटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिलती है, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिलती है। तो ये वो प्रोसेसेज हैं जहां पर एनर्जी की एक फॉर्म किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। तो एनर्जी की एक फॉर्म अगर किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है आपको कहीं भी इस नेचर में, तो समझ जाइए उस प्रोसेस में डेफिनेटली वर्क डन हो रहा है, उस प्रोसेस में डेफिनेटली वर्क डन हो रहा है। तो बच्चों इस चैप्टर का यही एक की पॉइंट है कि एनर्जी, इस चैप्टर में पूरे चैप्टर मतलब नॉट चैप्टर सॉरी इस टॉपिक में, इस टॉपिक का पूरा सार क्या है, ये टॉपिक है आपका इस सार के ऊपर, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ही और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा अदर फॉर्म्स में, वो हीट की फॉर्म में हो सकता है ना, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, मैकेनिकल, मतलब कोई भी किसी भी फॉर्म में। अब जब कन्वर्जन हो रहा है तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कन्वर्जन होने के लिए डेफिनेटली क्या चाहिए, हमको वर्क डन चाहिए, है ना, क्योंकि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगी जब उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं वर्क डन हो रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे इस टॉपिक का मेन की पॉइंट है, मेन स्लोगन है ना। तो ये बच्चों आपका बैटरी है ना, ये आपकी बैटरी और ये ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स का मतलब कोई एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर कुछ भी है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, इसके अंदर रजिस्टर हो सकता है, इसके अंदर कोई और सेल हो सकता है, इसके अंदर मोटर हो सकती है, इसके अंदर बल्ब हो सकता है, कुछ भी, है ना। तो ये कोई डिवाइस, ये बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कोई डिवाइस है जो इस बैटरी से कनेक्ट है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि भाई दो चीजें हैं, वर्क और एनर्जी, है ना, और हमें एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो बैटरी है बच्चों, ये यूं समझिए कि ये वही वर्कर है। कौन है ये, वर्कर, मतलब वर्क करने वाला। उस प्रोसेस के लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए वर्क कौन करेगा, तो उसके लिए वर्क करेगा कौन, बैटरी। कौन वर्क करेगा, बैटरी वर्क करेगी। ठीक है। ये वो जगह है जहां पर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी will takes place। क्लियर। ये वो जगह है ब्लैक बॉक्स के अंदर, मतलब कोई डिवाइस जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। अब कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये डिपेंड करेगा कि इस बॉक्स के अंदर, मतलब यहाँ पर कौन सी डिवाइस है ना। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ब्लैक बॉक्स में अगर रजिस्टर है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट में। अगर इस बॉक्स के अंदर सपोज कीजिए मोटर है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर। अगर इस बॉक्स के अंदर
कोई दूसरा सेल है ना, तो वो एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। क्लियर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हालांकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द ये जो टॉपिक है ये इर्द गिर्द घूमेगा इसके, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें, हीट एनर्जी में, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये हेडिंग डाली है, सब हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर। अब साहब, अब हमें ये पता करना है कि ये जो बैटरी है ये क्या करेगी, वर्क। तो यहाँ पर ये कोई डिवाइस है, ए और बी के बीच कनेक्ट है, और इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है आपका V। क्लियर। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रही है T टाइम के लिए, ए से बी की तरफ करंट जा रही है T टाइम के लिए। करंट किसकी वजह से जा रही है, बैटरी की वजह से जा रही है ना। तो ये करंट T टाइम के लिए फ्लो हुई, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। तो T टाइम में अगर I करंट T टाइम के लिए फ्लो हुई है, तो उस T टाइम में A से B कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT। अब आप कह रहे होंगे कि सर करना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बैटरी कितना वर्क कर रही है। ठीक है, ये बैटरी कितना वर्क कर रही है। और आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि किसी प्रोसेस में जितना वर्क डन होता है, मतलब चाहे वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की प्रोसेस हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की प्रोसेस हो, प्रोसेस में जितना वर्क डन होगा उतना ही चेंज होगा एनर्जी में। कहने का मतलब, अगर मैंने 100 जूल वर्क किया है, सपोज अगर मैंने 100 जूल वर्क किया है तो 100 जूल एनर्जी ही ट्रांसफ़र हुई होगी। अगर मैंने 100 जूल वर्क किया है तो 100 जूल एनर्जी की एक फॉर्म, 100 जूल दूसरी फॉर्म में 100 जूल एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी। आर यू गेटिंग और नॉट। ठीक है, तो मैं ये पता करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हुई, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में अदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो वो कैसे पता करेंगे भाई, जितना ये वर्कर वर्क करेगा, जितना ये वर्क कर रहा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी अदर फॉर्म में क्या हो रही होगी, कन्वर्ट हो रही होगी। तो मुझे ये पता करना है कि ये बैटरी इस डिवाइस में चार्ज को फ्लो कराने के लिए, A to B भेजने के लिए कितना वर्क कर रही है। ठीक है, तो T टाइम में इतना चार्ज फ्लो हो गया साहब। अब द वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी transferred by battery in carrying the charge from A to B, फ्रॉम A to B। तो W, ये बात भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये भी मैंने आपको ये चीज़ें याद रखने वाली बात होती हैं बच्चों, जो कहते हैं ना क्लिक करने वाली बातें होती हैं, कि एक साथ माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। कि मैंने आपको क्या बताया, कहीं भी पूरी फिजिक्स में अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है और वर्क डन की बात आ रही है, तो इकलौता फॉर्मूला है वर्क डन के लिए, W इज इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, W इज इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V, वेयर Q0 वो चार्ज होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा होता है ना। तो यहाँ पर A से B एक मतलब चार्ज जा रहा है, और मेरे को वर्क डन पता करना है कि भाई A से B चार्ज को भेजा जा रहा है, तो कितना वर्क डन हो रहा है उस चार्ज पे, तो Q और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया A और B के बीच V। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q कितना है आपका IT है,
तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका IT, ठीक है, और इनटू V, तो ये हो जाएगा आपका VIT। कहने का मतलब T टाइम के लिए चार्ज को A से B इस डिवाइस से फ्लो कराने के लिए बैटरी ने कितना वर्क डन किया, V इंटू आई इंटू टी। बैटरी ने इतना वर्क डन किया, मीन्स जितना वर्क डन हम करते हैं, मैंने भी आपको बताया जितना वर्क डन हुआ होगा एनर्जी का उतना ही कन्वर्जन हो गया होगा। समझ रहे हैं, मतलब उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में क्या हो गई होगी, कन्वर्ट हो गई होगी। क्लियर। तो ये हो गया सब आपका BIT, है ना, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2। क्लियर। अब साहब ये जो एनर्जी इतना वर्क डन हुआ ना, इतना वर्क डन हमको इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में मिलेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना वर्क डन हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की इतनी क्वांटिटी इन फॉर्म्स में हमको मिलेगी। कहने का अभी मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए अगर यहां रजिस्टर होता इस जगह पर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इतना अमाउंट किस में कन्वर्ट हो गया होता, हीट में। अगर यहाँ मोटर होती तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इतना अमाउंट किस में कन्वर्ट हो गया होता, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर यहाँ पर कोई सेल होता या कोई और दूसरी बैटरी होती तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इतना अमाउंट किस में कन्वर्ट हो गया होता, केमिकल एनर्जी में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब साहब उसके बाद यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात है आपकी कि ये जो आपके इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है W इज इक्वल टू BIT, W इज इक्वल टू VIT, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का किसी भी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, चाहे हीट में, चाहे आपका केमिकल में, चाहे आपका मैकेनिकल में, किसी भी फॉर्म में, ये फॉर्मूला हर एक कन्वर्जन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। तो बच्चों मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर का पूरा सार ही इस फिगर के अंदर है, पूरा जो सार है। अब समझना ध्यान से, हमारा जो मेन फोकस है, अब समझना वो किस पर है, हीटिंग फैक्ट पर। अभी उस पर आएंगे, डिटेल में आएंगे उस पर। तो यहाँ पर ये बैटरी होगी, बैटरी का काम होगा वर्क करना या ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करना, और यहाँ जो चीज़ लगी हुई है उसका काम होगा उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब बच्चों यहाँ पर बस वो कहते हैं ना कि सवाल का रूप बदलना, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। भाई कॉन्सेप्ट कैसे बदल देगा, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगी ना। अब वो सवाल का रूप बदलेगा कैसे। भाई हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ या तो कोई एक रेजिस्टेंस होगा, है ना, एक होगा, दो होगा, तो हम एक या दो में उलझ के रह जाते हैं। वो क्या करेगा, यहाँ पर इतना समझ लीजिए जनरल रूल, यहाँ पर कोई एक भी डिवाइस हो सकती है, मतलब कोई एक रजिस्टर भी हो सकता है, और कहते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कहते हैं ना कि एक अच्छा खासा आपको सर्किट भी बना के दे सकता है इस जगह पर। तो अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए कि यहाँ ये जो मैंने ब्लैक बॉक्स लिखा है ना, इस ब्लैक बॉक्स में एक से लेके कितने भी रजिस्टर हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल रजिस्टर भी हो सकता है और एक सर्किट ऑफ रजिस्टर्स भी हो सकता है। ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही होगी कि ये चाहे एक सिंगल हो चाहे एक कॉम्बिनेशन हो, कितनी भी डिवाइसेस का ये वर्क कर रही होगी, और ये यहाँ पर जो भी लगा हुआ है सिंगल या कॉम्बिनेशन, वो उस वर्क को, उस एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। क्लियर। ये सेट कर लीजिए बस, यहाँ पर एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। क्लियर। बस अगर ये हो गया मन में सेट कि बैटरी एक से भी लगी हो सकती है और कई सारे भी हो सकते हैं, बस समस्या का समाधान
यही हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब आते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये आपने 10th में भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बस इसको हमें मतलब डिटेल में पढ़ना है। वहाँ आपने डिटेल में नहीं पढ़ा था, वहाँ जस्ट आपने कि भाई ये हीटिंग इफेक्ट होता है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप जानते सब हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ जी, ठीक है। जैसे हीटर के वायर में कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है तो वो रेड हॉट हो जाता है ना। इमर्सन रॉड होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, तो ये सभी इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशन हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है साहब, और आपका हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, एटसेट्रा। अब बात आती है कि जब कंडक्टर में हीट फ्लो कर रही है तो वो हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है, मतलब वजह क्या है उसकी। तो कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है साहब, तो ये साहब कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है और ये इसमें पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, ये इसमें आपका पॉजिटिव आयंस हैं और ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अगर इस कंडक्टर को हम किसी वोल्टेज सोर्स से, सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दें तो इसके एक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके दोनों एंड्स के एक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाता है, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, है ना। अब साहब, तो जब फोर्स की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते अचानक से इनके सामने जो ये पॉजिटिव आयंस रखे हुए हैं, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के आगे वो पॉजिटिव आयन आ गया। आपको याद हो हर्डल रेस वाला जो लेक्चर मैंने आपको समझाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, जिसमें मैंने आपको समझाए थे कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है जैसे हर्डल रेस वाला रेसर, ठीक है, कि उसके सामने बार बार हर्डल्स आ रही हैं, बार बार उनको जंप कर करके वो दौड़ लगा रहा है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इसने मान लो दौड़ लगाता गया, अपनी स्पीड बढ़ाता गया और अचानक से इसके सामने एक पॉजिटिव आयन आ गया, तो जब ये पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है तो ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस they lost their kinetic energy। क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन में उस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, अब कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो जो एनर्जी लॉस्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हुई है, वो लॉस्टेड एनर्जी ही हमें बाहर हीट की फॉर्म में मिलती है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसकी वजह से होता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। और थोड़ा सा आगे एलेबोरेट करता हूँ इसको मैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयंस के साथ बार बार कोलिजन करते हैं बच्चों, तो इन पॉजिटिव आयंस के वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होने लगता है। या यूँ कहिए कि ये पहले मान लो ऐसे धीरे धीरे मोशन कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे
ठीक है। और जब बार बार इनसे इलेक्ट्रॉन आके टकराने लगेंगे तो ये पहले से तेज मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेशन करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ड्यू टू कोलिजन्स विद इलेक्ट्रॉन्स vibrations of positive ions increases, ठीक है, increase, ठीक है, that is their kinetic energy will increase, their kinetic energy will increase। तो जब पॉजिटिव आयंस की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, अब देखो बात में से बात निकलती है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, केटीएम, है ना, केटीएम नाम सुन के आपको बाइक याद आ गई होगी वो। तो अकॉर्डिंग टू केटीएम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक एनर्जी होती है साहब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की 3/2 kT और मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद आया कुछ? ये फॉर्मूला भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो E इक्वल टू 3/2 kT, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है पॉजिटिव आयंस की, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर का, समझे भाई। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी तो बढ़ा होगा, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन बार बार पॉजिटिव आयंस से कोलाइड करते हैं। उन कोलिजन्स की वजह से पॉजिटिव आयंस का जो वाइब्रेशंस की एनर्जी है वो बढ़ने लगती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। पॉजिटिव आयंस की वाइब्रेशंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहती है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पॉजिटिव आयंस की तो मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा। यही होता है आपका बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों बात आती है अब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हाउ मच हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस है R, ये आप बैटरी हो गई साहब, ठीक है। और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। जो पॉइंट A है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मींस वो हायर पोटेंशियल पर है। और जो पॉइंट B है वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इट मींस वो लोअर पोटेंशियल हो गया, HP एंड LP। क्लियर? और इसमें रेजिस्टेंस में आपकी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। हमको पता करना है कि यहाँ पर हमें हीट, अभी जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, तो एज पर दिस इफेक्ट यहाँ से हमें क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी और उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? H से, ठीक है। तो वो हीट एनर्जी हमको कितनी मिलेगी हमको ये पता करना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक स्लोगन, एक थीम, सेंट्रल आइडिया, कुछ भी मान लीजिए कि यहाँ पर हमें उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितना वर्कर, बोले तो बैटरी ने वर्क किया होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको ये पता करना है कि करंट फ्लो होने का मतलब है कि चार्ज A से B जा रहा है। तो चार्ज को A से B तक पहुँचाने के लिए इस बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, जितना वर्क किया होगा हमें यहाँ उतनी ही एनर्जी मिल जाएगी हीट की फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब साहब यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। तो स्टेडी करंट, स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट। स्टेडी करंट इज फ्लोइंग, स्टेडी करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर, ठीक है। अब साहब फॉर टाइम t, ठीक है, देन
देन चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t, देन चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t। हालांकि इस डेरिवेशन को इनडायरेक्टली हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, शुरुआत में ही वही डेरिवेशन है इसका। देन चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t विल बी q इज इक्वल टू आई टी। इतना ही तो चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो t टाइम में a से b इतना चार्ज फ्लो कर गया। अब इतने चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क डन किया होगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे लॉस इन या वर्क डन बाय बैटरी और लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन गोइंग फ्रॉम A to B, इन गोइंग फ्रॉम A to B, ठीक है। वर्क डन बाई बैटरी और लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन एक ही बात है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गया, या लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा ये कैसे होगा। तो देखिए ये है हायर पोटेंशियल VA, है ना, और जो पॉइंट B का पोटेंशियल VB वो है लोअर पोटेंशियल। तो जब चार्ज A पर था Q तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी UA वो हो जाएगी आपकी Q इंटू VA, ठीक है। और जब वही चार्ज आपका B पर पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UB इज इक्वल टू Q इंटू VB। क्लियर है। तो कहने का मतलब भाई ये तो Q तो सेम है दोनों में, अब A का पोटेंशियल ज़्यादा है B से, तो कहने का मतलब A पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो B से ज़्यादा होगी। इट मीन्स जब चार्ज A से B चला जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चला जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में एक लॉस होता है। अब एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो जितना एनर्जी में लॉस हुआ, मतलब वो एनर्जी गई कहाँ, तो जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है हमें उतनी ही एनर्जी हीट की फॉर्म में मिल जाती है। या यूं कहिए कि बैटरी ने A से B पहुंचाने के लिए चार्ज को जितना वर्क किया होगा, तो कितना वर्क किया होगा, W इज इक्वल टू QB, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको ये फॉर्मूला कि जहां कहीं भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब चार्ज आ रहा है और वर्क डन की बात हो रही है तो W इक्वल टू Q डेल्टा B, है ना। तो W इज इक्वल टू Q क्या है हमारा IT, ठीक है, इंटू B, तो W इज इक्वल टू VIT। तो ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी ड्राइव करके आ चुके हैं। तो मैंने आपको वही तो बात बताई थी कि यहाँ पर आपको एक और फंडा मिल गया, मतलब एक और लॉजिक मिल गया कि जब चार्ज कंडक्टर में फ्लो करता है तो चार्ज जब एक एंड से दूसरे एंड पर जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है। और पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा उतनी एनर्जी हमको हीट की फॉर्म में मिल जाती है, उतनी एनर्जी हमको हीट की फॉर्म में मिल जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस loss of electric potential energy is converted into heat energy, clear, into heat energy, clear। अब साहब इसका मतलब जो H होगी कितनी होगी, जितना एनर्जी में लॉस हुआ होगा, तो H इक्वल टू W, और W कितना है जी, VIT। तो हीट एनर्जी, जो हीटिंग फैक्टर ऑफ करंट में जो एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी, H इज इक्वल टू VIT। लो जी, हो गया डेरिवेशन। मीन्स बच्चों फिजिक्स को रटना नहीं है, अगर फिजिक्स की नब्ज को पकड़ना है तो जितना हो सके ना, पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको पढ़ लो,
ठीक है, रफली पढ़ लो उसको, फिर दोबारा एक बार पढ़ लो, 1 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद फिर उसके बारे में ये सोचो कि इसको मैं छोटे से छोटा, जैसे आप PDF और उनको कंप्रेस करते हैं ना, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं कि बस यार इतना है, इसके लिए ये की पॉइंट अगर हम समझते हैं कि इसकी नब्ज की पॉइंट, कि ये की पॉइंट याद रखो, ये टॉपिक ऑलवेज माइंड में रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड जब भी कभी कोई बात आती है तो अपने मन में बस एक बात याद रखनी है, बैटरी वर्कर है, और जो बैटरी से डिवाइस कनेक्ट है, रजिस्टर, मोटर और बैटरी एट्सेट्रा, वो एनर्जी की एक फॉर्म को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लगी होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितनी क्वांटिटी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कितनी होगी, जितना वर्क किया जा रहा होगा, और वो वर्क कौन कर रहा होगा, बैटरी। ठीक है, बस ये आपका एक की पॉइंट है, इसको पकड़ के चलिए, काम होता चला जाएगा, है ना। तो मेरे को यहाँ ये पता करना था कि यहाँ पर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो मैंने ये पता किया कि इस बैटरी ने यहाँ से यहाँ चार्ज को पहुँचाने में कितना वर्क किया, जितना इस बैटरी ने वर्क किया होगा उतनी ही यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वर्क और एनर्जी का सीधा सा फंडा है, जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, या उतनी ही एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब साहब उसके बाद अब हम जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यहाँ V की जगह IR रख दें तो ये हो जाएगा साहब हमारा I² IR रख देंगे तो I² RT, एक फॉर्मूला ये हो गया साहब। ठीक है ना। अच्छा, यहीं से अगर हम I की जगह V/R रख दें, I की जगह यहाँ V/R रख दें तो एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये V²/R और इंटू T, एक फॉर्मूला ये हो गया साहब हीट के लिए। तो कहने का मतलब हीट एनर्जी, हीट जो है उसके लिए 3 फॉर्मूले आ गए, एक तो आपका VIT, ठीक है, एक हो गया आपका I² RT, और एक हो गया साहब आपका V²T/R, ये आपके फॉर्मूले आ गए। तो एज पर सिचुएशन, ठीक है, एज पर सिचुएशन ये सब क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला हमको पिक करना है, H=VIT कब पिक करना है, H=I² RT हमको कब पिक करना है, H=V²T/R कब हमको पिक करना है, ये सब क्लियर हो जाएगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, ये जो एनर्जी आएगी बच्चों, ये आपकी जूल में आएगी, किसमें, जूल में। अब मान लीजिए कई बार इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर की कॉन्सेप्ट को वो हीट एंड कैलोरीमेट्री के साथ कनेक्ट कर देता है क्वेश्चन में, तो उस केस में हीट एनर्जी को कई बार कैलोरी में भी मेजर करना पड़ जाता है। तो अगर वो कैलोरी में बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने भी तीनों फॉर्मूले हैं VIT इसको 4.18 से डिवाइड कर दो, ठीक है, I² RT इसको 4.18 से डिवाइड कर दो, और V²T/R और 4.18, ये आपकी जो हीट एनर्जी आएगी बच्चों, ये किस में आएगी, कैलोरी में। ठीक है, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बच्चे को डिटेलिंग पता है, आपको डिटेल पता है ना, तो आप भूलने की गुंजाइश कम हो जाती है। अब मान लो मैं इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देता, तो ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है, मैंने कौन सी नई बात पढ़ा दी आपको। ठीक है, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि ये H=I² RT ये आया कहाँ से है ना। और 10th में आपने यही पढ़ा होगा, इसी को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। इसी को क्या बोलते हैं हम, जूल्स हीटिंग लॉ। याद आया होगा आपको। तो ये कह रहा है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, ठीक है, एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये 3 पॉइंट हैं आपके। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंडक्टर में हीटिंग फैक्टर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो करंट है। मतलब यहाँ पर हीट कम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर हो, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा,
करंट का। क्यों? क्योंकि करंट का स्क्वायर है। अगर हम करंट को 2 टाइम्स कर देंगे तो स्क्वायर है, मतलब हीटिंग फैक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हीटिंग फैक्ट 2 टाइम्स ही होगा। टाइम को अगर 2 टाइम्स ले लेंगे तो हीटिंग फैक्ट 2 टाइम्स होगा, लेकिन अगर हम करंट को 2 टाइम्स कर देंगे तो हीटिंग फैक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब हीटिंग इफेक्ट मेजरली किस पर डिपेंड करता है? करंट पर। क्लियर? ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं साहब हम इलेक्ट्रिक पावर पर। तो बच्चों अब है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों के लिए डिफाइन होती है बच्चों। दोनों से मतलब ये जो अप्लायंस यहाँ पर लगा हुआ है, जो भी, ये बल्ब हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक आयरन हो सकती है, ये मोटर हो सकती है, कुछ भी, है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर और जो बैटरी है सोर्स, उसको हम बोलते हैं सोर्स, जो वर्क करता है ना, ये हो गया सोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की कॉन्सेप्ट सोर्स के लिए भी डिफाइन होती है, और जो हमारा अप्लायंस लगा हुआ है बैटरी से, उसके लिए भी डिफाइन होती है। शायद आपको जानकारी हो और हो सकता है ना भी हो, कि क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक पावर बस ये रटा हुआ है ना। तो इतना मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं पता होता कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों के लिए ही डिफाइन होती है। ये जो बैटरी या सेल है इसकी भी पावर है, और जो यहाँ अप्लायंस लगा हुआ है उसकी भी पावर डिफाइन होती है ना। तो सोर्स की पावर, सोर्स का काम क्या है बच्चों? सोर्स क्या करता है? वर्क करता है ना। तो सोर्स के लिए हम क्या कहेंगे? द रेट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF, the rate of work done by the source of EMF to maintain a constant current in circuit। ठीक है साहब, क्या है? द रेट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF। सोर्स ऑफ EMF क्या होता है? सेल या बैटरी। EMF टू मेंटेन अ कांस्टेंट करंट इन सर्किट। जो ये बैटरी किस रेट से, रेट का मतलब होता है पर सेकंड, मतलब ये बैटरी पर सेकंड कितना वर्क कर रही है, कि 1 सेकंड में साहब ये इतना वर्क कर रही है। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई सोर्स के लिए। अब आते हैं अप्लायंस पर। अप्लायंस के लिए पावर कैसे डिफाइन होती है? द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? भाई अप्लायंस का काम क्या है? अगर यहाँ अप्लायंस मान लीजिए रजिस्टर है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो ये अप्लायंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, मतलब पर सेकंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का पर सेकंड कितना अमाउंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। अगर यहाँ मोटर है तो वो मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी का पर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को पर सेकंड मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है। तो ये हो गई साहब अप्लायंस की पावर, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब साहब पावर की जनरल डेफिनेशन होती है वर्क अपॉन टाइम। ये आपने 11th में 9th में पढ़ा होगा। ये पावर की जनरल डेफिनेशन है, P = W/T। अब वर्क कौन कर रहा है? वर्क कर रहा है आपका सोर्स। ठीक है। तो अभी हमने वर्क के लिए ही 3 फॉर्मूले निकाले थे बच्चों, VIT, है ना, और एक निकाला था हमने I²RT। ठीक है। और एक निकाला था हमने V²T/R। ये 3 फॉर्मूले हमने निकाले थे वर्क डन के लिए। तीनों को 1 by 1 रख दें W की जगह पर
तो जब यहाँ बी आई टी रखेंगे डब्ल्यू की जगह पर तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू बी आई। ठीक है, जब यहाँ आई स्क्वायर आर टी रखेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गए साहब आपके 3 पावर के फॉर्मूले। क्लियर? तो कौन सा फॉर्मूला कब हमें यूज करना है, ये आगे जब हम सवाल करेंगे सब क्लियर होगा और आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब हमको P इक्वल टू बी आई लगाना है, कब हमको P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगाना है और कब हमको P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर लगाना है। ठीक है, अब साहब वैसे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, मैं आपको भी क्लियर कर दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक ये देखना है कि किसी सिचुएशन में कौन सा जो पैरामीटर है कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए सीरीज में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो हम जानते हैं कि सीरीज में करंट सब में सेम होती है ना, तो करंट कांस्टेंट होगी। मतलब तो आप ये वाला अगर फैक्टर ले लेते हैं आई वाला, जिसमें आई कांस्टेंट हो जाए, तो हम कहेंगे कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, है ना। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो ये वाला ले लेंगे तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये तब अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब V और I में से दोनों ही वेरिएबल हों। तो जैसे अभी हम आगे जब AC चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ वोल्टेज भी वेरिएबल होता है और करंट भी वेरिएबल होती है, तो वहाँ पावर कैलकुलेशन के लिए हम P इक्वल टू VI यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक पावर हो गया। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें, पावर की यूनिट, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की सेकंड तो जूल पर सेकंड, और 1 जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं 1 वॉट। 1 वॉट और वॉट का सिंबल होता है W। तो ये ऐसा ही यूनिट होती है पावर की, ये आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी बिगर यूनिट जो होती हैं बच्चों, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, जैसे आपकी किलोवाट, ठीक है, और किलोवाट मेगावाट, ठीक है, और एक होती है HP हॉर्स पावर, है ना। और ये भी रिलेशन जग जाहिर है, 1 हॉर्स पावर होता है आपका 746 वॉट, 746 वॉट। ठीक है, तो ये थी आपकी पावर की कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा पावर, जैसे कभी आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब बुक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, तो आपको ये नहीं पता होता कि वो पावर डिफाइन किसकी कर रहा है। मतलब कई बुक्स में है ऐसा चक्कर, कुछ ही बुक्स हैं जिनमें उसने और करके बताया है, मतलब कि भाई पावर अप्लायंस के लिए ऐसे डिफाइन होती है और पावर सोर्स के लिए भी ऐसे डिफाइन होती है ना। तो पावर का मतलब है कि आप पावर सोर्स की पावर की भी बात कर सकते हैं और जो अप्लायंस लगा हुआ है सोर्स से उसकी पावर की भी बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेटेड वैल्यूज। रेटेड वैल्यूज ये बहुत काम की चीज़ है, इसका बड़ा रोल है साहब सवालों में। तो ये रेटेड वैल्यू क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं, चाहे आपका बल्ब हो, चाहे एलईडी हो, एलईडी लाइट जो आती हैं, है ना, चाहे आपका फ्रिज हो, कूलर हो, पंखा हो, कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ले लें आप, तो उस पर 2 चीज़ें आपको जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो 2 चीज़ें आपको ज़रूर बताती है। कौन कौन सी? कि एक तो वो कितनी पावर का है ना, और वो कितने वोल्टेज पर चलने के लिए बनाई गई है। ये 2 चीज़ें आपको जरूर बताएगा, है ना। तो इनको बोलते हैं हम रेटेड वैल्यू, मतलब कंपनी ने जो वैल्यू प्रिंट करके दी हैं उस डिवाइस पर कि भाई ये इतनी पावर की डिवाइस है और इतने मैक्सिमम वोल्टेज पर चल सकती है, तो उन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं रेटेड पावर। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या रोल है साहब, चलो ये दे दी तो अब क्या मतलब है, तो कोई ना कोई तो पर्पज होगा कंपनी का, तभी तो आपको वो दे रही है कि भाई ये इतने पावर का है, ये इतने वोल्टेज का है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल appliances, on all electrical appliances, 2 values are always printed। कौन कौन सी 2 वैल्यूज हैं वो? वॉटेज
ठीक है, वोल्टेज बोले तो पावर, ठीक है, P, और वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज बोले तो V। ये दो वैल्यूज आपको ऑलवेज प्रिंटेड होंगी। अब साहब ये हमें ये दी हुई है सपोज, तो इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है बच्चों। अब पहली वैल्यू ये आपका रेटेड वोल्टेज है बच्चों, रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज आपको जो कंपनी ने दे दिया, सपोज कंपनी ने कहा कि भाई एक बल्ब है सपोज, और उस बल्ब पर कंपनी ने लिखा कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है उसका। मीन्स अगर आपने गलती से उस डिवाइस पर 220 से ज़्यादा, 220 वोल्ट से ज़्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो वो फ्यूज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो अब आपको अगर कंपनी ये ना बताए कि ये कितनी मैक्सिमम वोल्टेज पर चल सकती है, तो आप कैसे करेंगे फिर? मान लीजिए आपके यहाँ वोल्टेज हाई आ रहे हैं, मान लीजिए 240 वोल्ट हैं, 250 वोल्ट आ रहे हैं, है ना, और वो डिवाइस बनी है 200 वोल्ट पर चलने के लिए, तो आप लगाएंगे तुरंत फ्यूज हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो एक तो ये काम है, ठीक है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो एक तरह से आपको सेफ्टी के पर्पज से काम हो गया। अच्छा, बड़ा काम क्या है? अभी हमने एक रिलेशन निकाला था कि P इज इक्वल टू होता है V²/R, ठीक है। तो P इक्वल टू V²/R, तो यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P, R इक्वल टू V²/P। अब B रेटेड है और स्टैंडर्ड है कि भाई हमारे यहाँ 220 वोल्ट पर चलेगा, ठीक है। पावर उसको आपको बता ही रखिए कि ये 50 वॉट का है या 100 वॉट का है, जो भी है ना। मीन्स उस पर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं पावर और वोल्टेज की, उन वैल्यूज से उस डिवाइस का हम रजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इन दोनों की हेल्प से हमें वी कैन कैलकुलेट resistance of the device। we can calculate resistance of the device, ठीक है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बी और पी बहुत काम की चीज़ हैं। देखो आपको ये बता दिया कि इतने से ज़्यादा वोल्टेज पर नहीं चलेगी, आपको रेजिस्टेंस बता दिया, और देखिए क्या बताएगा। ये हो गया सब। अब उसके बाद अब इंडिया में हमारे यहाँ आप जानते हो कि भाई स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। अब 220 वोल्ट पर हर एक कोई भी हो, चाहे वो एक 9 वाट की एलईडी है, चाहे वो एक 200 वाट का बल्ब है, चाहे एक 500 वाट का हीटर है, कुछ भी है ना, सब 220 वोल्ट पर चलेंगे। तो कहने का मतलब बी तो सेम हो गया, बी तो सबके लिए सेम हो गया। इट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। कितने गजब का पॉइंट निकला। मतलब जिस डिवाइस की पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसका मतलब एक 100 वॉट का बल्ब है, एक 100 वॉट का बल्ब है और एक 200 वॉट का बल्ब है, ठीक है। एक 100 वॉट और एक 200 वॉट। तो कौन से वाले बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? जिसकी पावर कम होगी। तो इसका रेजिस्टेंस है मान लीजिए R1 और इसका रेजिस्टेंस है मान लीजिए R2। तो R1 ग्रेटर देन R2 होगा साहब। जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। अब देख रहे हो कितनी नॉलेज निकल रही है इससे, एक पॉइंट से। और भी कुछ निकाल सकते हैं इससे, देखिए। तो यहाँ से हो गया साहब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और बच्चों R होता है हमारा ρL/A, ठीक है। तो ρL/A प्रोपोर्शनल टू P, सही है साहब। तो P को इधर ले जाओ, A को इधर ले जाओ, तो P प्रोपोर्शनल टू A इधर आ गया, ρ और L इधर आ गया, ठीक है। मान लीजिए अब दो बल्ब हैं, ये 100 वॉट और 200 वॉट के, और दोनों के फिलामेंट की लेंथ हमने सेम कर दी और दोनों का मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है मतलब दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। तो रेसिस्टिविटी सेम, लेंथ सेम, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और A क्या है बच्चों? ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिलामेंट। जो बल्ब का फिलामेंट है
ये उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो देखो मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स कह रहा है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। कितना गजब का पॉइंट निकला, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये कह रहा है कि जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसके फिलामेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है ये, ठीक है। तो एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो कौन से का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, मान लीजिए ये A है ये B है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A का ज्यादा है ना। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वो थिक होगा, वो थिकर होगा है। तो यहां से लो जी एक और पॉइंट बन गया आपका कि द फिलामेंट ऑफ 200 watt bulb is thicker than the 100 watt बल्ब। लो जी एक बात ये आ गई यहाँ से, जितने ज़्यादा वॉट का बल्ब होगा, जितने ज़्यादा वॉट का है ना, आप जो जीरो जिसे बोलते हैं ना जीरो वॉट का, जिन्हें हालांकि जीरो वाट नहीं होता है कुछ भी, वो भी कम से कम 15 वॉट का होता है ना। तो जो रंग बिरंगे आते हैं है ना, वो बल्ब है, उसका फिलामेंट देखना वो दिखता भी नहीं है, बड़े ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर फिलामेंट है। फिर एक 100 वॉट का बल्ब लो, हाँ फिलामेंट दिखेगा, हाँ ठीक है। फिर आपने 200 वॉट का बल्ब आपने देखे भी नहीं होंगे, आजकल तो है नहीं, हालांकि मार्केट में मिलते हैं। और प्रैक्टिकली अगर आपको देखना हो तो 20-25 रुपये की आप पेटीज और ये पेस्ट्री खा लेते हैं, तो एक दिन समझना कि एक दिन पेटीज खाई ही नहीं है। तो एक बल्ब लेकर, दो बल्ब लेके देखना, एक 100 वॉट का और एक 200 वॉट का, और जब फिलामेंट्स का कंपेयर करना तो जो 200 वॉट वाला बल्ब होगा उसका फिलामेंट आपको थिक दिखेगा, मतलब थिक होता है। और ज़्यादा वॉट का होगा बल्ब 200 से भी ऊपर तो उसका और थिकर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बल्ब की या बल्ब का फिलामेंट मतलब वॉटेज पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका फिलामेंट उतना ही थिक होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये रेटेड वैल्यूज कितने काम की चीज़ें हैं, कंपनी क्यों दे रही है ऐसे हमें, है ना। अच्छा और अभी एक और यूज है इसका, है ना, ऐसी अभी एक और यूज है क्या, P इज इक्वल टू VI होता है ऐसा। अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, अब कंपनी ने हमको P दे दी कि भाई ये P है, ये हमने B दे दी, है ना। अब इसका मतलब क्या है, यहां से I इज इक्वल टू P अपॉन B, I इक्वल टू P अपॉन B। कहने का मतलब कंपनी ने मान लीजिए बल्ब 100 वॉट का है ना, और वो कहा कि भाई ये 100 वॉट। एक और चीज़ सुन लीजिए, हाँ बात वैसे बात निकलती है, ठीक है ना। पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे अंदर के जो क्या बोलते हैं वो जितने भी मेरे अंदर के वो छिपे हुए हैं ना, मतलब मेरे अंदर के वैज्ञानिक, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों वो बाहर निकलते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लगता होगा कि यार सर थोड़ा सा मतलब सुस्ती टाइप में, तो एक्चुअल में क्या है ना, मेरा बुलेट जो रॉयल इनफील्ड बाइक है ना उसके जैसा हिसाब है। मैं जैसे जैसे पढ़ाते चलता हूँ ना फिर एकदम जो कहते हैं ना, जब मैं फिर एकदम माहौल बन जाता है मेरा। तो अब देखो बात में से बात क्या निकली कि P इक्वल टू VI, है ना, I इक्वल टू P अपॉन V। और बाद में से बात एक और ये निकली कि ये जो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R है बच्चों, ये जैसे मान लीजिए कंपनी ने 100 वॉट का बल्ब बनाया है 220 वोल्ट पर चलने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप उस बल्ब को एग्जैक्टली 220 वोल्ट पर चलाएंगे तब वो 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपने उसे 210 पर चला दिया, 210 वोल्ट पर चला दिया, तो फिर वो 100 वॉट की तरह काम नहीं करेगा, मतलब आपको फिर पर सेकंड उतनी एनर्जी नहीं देगा जितनी एनर्जी कंपनी ने आपको दी है मेंशन करके। क्या, फिर से समझ लीजिए, कंपनी जितनी रेटेड वैल्यूज देती है P और V की, तो वो P वो है कि अगर आप रेटेड वोल्टेज पर उसे चलाओगे, कंपनी ये कह रही है कि अगर आप उसे रेटेड वोल्टेज पर चलाओगे, जो कंपनी ने उस पर वोल्टेज दिया है कि ये इतने वोल्ट पर चलेगा, तब आपको इतनी पावर मिलेगी, ये मतलब है उसका, है ना। अगर आपने उसे कम पावर दे दी तो फिर आपको उतनी पावर नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। क्लियर। तो यहां से वही मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि P इक्वल टू VI है तो I इक्वल टू P अपॉन V, और ये भी रेटेड है जो कंपनी ने दिया है,
और उस डिवाइस को ये भी रेटेड है जो कंपनी ने दिया है, हम उसी वोल्टेज पर चला रहे हैं डिवाइस को। तो ये वो करंट है, ये वो मैक्सिमम करंट है जो उस डिवाइस को सेफली चलाने के लिए दी जानी चाहिए। मतलब इस करंट से ज़्यादा अगर उसमें करंट चली गई तो फिर वो डिवाइस फ्यूज हो जाएगी। तो मैक्सिमम करंट, ये वो मैक्सिमम करंट है, या इसको हम बोल सकते हैं रेटेड करंट। रेटेड करंट, क्लियर? ये रेटेड करंट है, जैसे ये रेटेड वोल्टेज है, ये रेटेड पावर है, ये रेटेड करंट है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको कई जगह, है ना। तो I इक्वल टू P अपॉन V हमें क्या देगा? रेटेड करंट। क्लियर बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो रेटेड पावर है उतनी पावर तभी कंज्यूम करेगा जब वो रेटेड वोल्टेज पर चलाया जाएगा। ठीक है, जैसे 100 वॉट का बल्ब है और उसको 220 वोल्ट पर रेटेड दिया गया है कि 220 वोल्ट पर चलाओगे तब आपको 100 वॉट देगा ये। अब बात आती है बच्चों के, अगर सपोज कीजिए 220 वोल्ट पर कंपनी ने बोला है कि भाई आप इतने पे चलाओगे तब आपको 100 वॉट मिलेगा, और सपोज कीजिए अगर हम उसको 200 वोल्ट दें, ठीक है, तब वो हमें कितनी पावर कंजम्पशन या कितनी इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस देगा। ठीक है, तो वो कैसे हम पता करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर लें कि एनी इलेक्ट्रिकल appliance consume रेटेड पावर, इसको हम आर फॉर रेटेड, P मतलब पावर, कंज्यूम रेटेड पावर ओनली व्हेन if VA is equal to VR। VA मतलब A फॉर अप्लाइड, R फॉर रेटेड, मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज के अगर इक्वल है तभी हमको रेटेड पावर मिलेगी। ठीक है, देन P इज इक्वल टू PR। कब? जब VA अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के इक्वल होगा। अब साफ बात आती है यहाँ पे, इफ VA जो अप्लाइड वोल्टेज है, इफ VA लेस देन VR, then what is P? ठीक है, अब साहब मतलब ये समझिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे आपको, जो आपको चीज बता रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे आप। ठीक है, और कंसेप्चुअली समझिए इन चीजों को। ठीक है, अब मान लो मैं आपको सवाल कर, पहले एक तरीका तो ये कि पहले सवाल यहाँ पर लिख दिया, फिर उसको सवाल के तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा दिया। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, बारीकी से, फिर कितने भी सवाल कीजिए। तो वो कह रहा है कि इफ अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम हो तो पावर क्या होगी? तो पावर का फॉर्मूला अभी निकाला हमने, V² अपॉन R। तो P इक्वल टू VA² और अपॉन R। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो बताया था, अब मैं आपको उसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये R क्या है? इस अप्लायंस का जो भी अप्लायंस है, बल्ब, हीटर, रॉड, इमर्सन रॉड, कुछ भी, ये उसका रेजिस्टेंस है। और अभी मैंने आपको पीछे अभी बताया है कि रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस हम निकालते हैं जो रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज होता है उससे। तो अब जो भी अप्लायंस है हमें उसका रेजिस्टेंस अगर निकालना होगा तो हम जानते हैं कि PR इज इक्वल टू होता है VR² अपॉन R। सो यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा VR² अपॉन PR। ठीक है, ये जो R की वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ से पावर आ जाएगी साहब VA² अपॉन R की जगह रखेंगे VR² और PR आपका ऊपर चला जाएगा तो इनटू PR। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू VA अपॉन VR का होल स्क्वायर और इनटू आपका PR रेटेड पावर। ये आप डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं एक दो एग्जांपल्स लेता हूँ इस कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना, एक दो एग्जांपल्स लेता हूँ। तो सवाल क्या है बच्चों, अब मैं इस पर सवाल लेता हूँ आपका, ठीक है। तो सवाल क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसका आपको रेटेड वोल्टेज गिवन है VR इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है साहब। एंड 100 वॉट जो रेटेड पावर है वो है 100 वॉट, ठीक है साहब। पावर कंज्यूम्ड बाई इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कह रहा है कि वो 110 वोल्ट हो तो पावर कंजम्पशन, पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए 50 वॉट, ऑप्शन बी 75 वॉट, ऑप्शन सी 90 वॉट, ऑप्शन डी 25 वॉट, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। बस इतना याद रखिए कि अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम है तो पावर हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है P = VA/VR का होल स्क्वायर इंटू PR, ठीक है साहब। तो बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा साहब आपका P = VA कितना है साहब 110 अपॉन VR रेटेड वोल्टेज कितना है 220, ठीक है, का स्क्वायर और इंटू PR कितना है साहब 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 इंटू 100 बोले तो 25 वॉट। सवाल खत्म, ठीक है साहब। अब साहब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों अब आपने देखा होगा कि जब हमने बल्ब को रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पर हमने उसको चलाया तो हमें कितनी पावर मिल रही है, केवल 25 वॉट, जबकि एक्चुअल में है कितने का वो 100 वॉट का। तो मैंने यही तो आपको बोला था कि अगर रेटेड वोल्टेज से अप्लाइड वोल्टेज कम होगा तो फिर आपको पावर कम मिलेगी। जितनी उस पर लिखी हुई है वो तभी मिलेगी जितना जब आप उस पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये आपकी समझ में आ गया कि अप्लाइड वोल्टेज अगर रेटेड से कम है तो पावर हमको कम मिलेगी। तो अब वो कहेगा आपसे यहाँ पर एक और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा बच्चों, ठीक है, कि इफ VA मतलब अप्लाइड वोल्टेज, इफ VA लेस देन VR then percentage drop in power, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो परसेंटेज ड्रॉप या परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर एक ही चीज होती है ना। तो कहीं पर भी बच्चों आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो x मतलब बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, तो जो भी बड़ा है इनिशियल बड़ा है तो इनिशियल, फाइनल बड़ा है तो फाइनल। तो x माइनस एक्स डैश अपॉन x और इनटू 100 ये जो होता आएगा ये आपका परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर, ठीक है। तो यहाँ वही पूछा है आपसे परसेंटेज एरर मतलब परसेंटेज चेंज कितना आएगा पावर में। तो सिंपल है ना। तो उसको कैसे करेंगे हम, ये होगा आपका PA, सॉरी क्योंकि PR ज़्यादा है ना, रेटेड ज़्यादा होगी, PR माइनस PA और अपॉन में आपका PR और इनटू 100, ठीक है। ये अगर आप कर देंगे तो आपको परसेंटेज ड्रॉप इन पावर मिल जाएगा, ठीक है साहब। अब मैं एक इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करता हूँ जिससे कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं साहब। तो बच्चों क्वेश्चन है A 500 watt heating unit is designed to operate from a 200 volt line. 500 watt मतलब PR, आपको जो रेटेड है वो है PR कितनी है 500 वॉट, डिजाइन टू ऑपरेट फ्रॉम अ 200 वोल्ट मतलब VR रेटेड वोल्टेज है आपका 200 वोल्ट।
बाई वॉट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 160 वोल्ट। मतलब अगर वो कह रहा है अप्लाइड वोल्टेज 160 वोल्ट हो जाए तो पावर कितने परसेंट ड्रॉप हो जानी है। ठीक है, तो आपके सामने फॉर्मूला है, देखो पी आर आपको गिवन है, पी आर आपको गिवन है, तो ये पी आर हो गया 100, बस आपको पी ए चाहिए, अप्लाइड पावर कितनी, मतलब अप्लाइड वोल्टेज पर कितनी पावर होगी, तो पी ए कैलकुलेट करते हैं ना। तो पी ए हमें अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, तो पी ए फॉर्मूला क्या था, वी ए अपॉन वी आर का होल स्क्वायर और इनटू पी आर। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज हो गया 160, वी आर हो गया सब आपका 200 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू पी आर हो गया सब आपका 500। तो ये हो गया ये, और ये 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 16/25 और इनटू 500, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 0, और ये हो जाएगा आपका 320 वॉट। इतनी पावर हो जाएगी कम, है ना। अब कितना परसेंट में कैसे, कि कितना परसेंट ड्रॉप हो गया, फॉर्मूले पर रख दो इसमें, पी आर रेटेड पावर कितनी है 500, ठीक है, माइनस पी ए अप्लाइड पावर कितनी आई है साहब 320 अपॉन पी आर 500, ठीक है, और इनटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 200, तो 180, ठीक है, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएंगी, ये अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 6 मतलब 36%। क्लियर, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट है बहुत छोटा सा, कि नेसेसरी सीरीज रेजिस्टेंस टू ग्लो अ बल्ब इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी आर। अब क्या है, अब सिचुएशन उल्टी हो गई, मतलब कंपनी ने दिया कि भैया ये जो बल्ब है ये 220 वोल्ट पर चलेगा, ठीक है, और आप जो वोल्टेज दे रहे हैं, आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 240 वोल्ट सपोज, तो वो तो फ्यूज हो जाएगा कंपनी के अकॉर्डिंग, भाई तो हाईएस्ट 220 वोल्ट झेल सकता है वो तो अब वो कह रहा है कि आपको वो बल्ब जलाना है, तो वो कह रहा है कि उस बल्ब को 240 वोल्ट पर ही चलाने के लिए आप उस बल्ब के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिससे कि वो बल्ब ग्लो करे, मींस जले, आपको रोशनी दे, फ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये साहब बल्ब है, ठीक है, और यहाँ हमको ये कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, कनेक्ट करना है, ठीक है ना, और ये सब हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, वी ए, और ये बी ए जो इसका बी आर है रेटेड वोल्टेज उससे ज़्यादा है, तो बल्ब की जो पावर है वो पी, और जो इसका वोल्टेज है वो है वी आर। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये अपनी रेटेड वैल्यूज़ पर चले, मतलब इसको रेटेड वोल्टेज मिले और रेटेड पावर दे हमको, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो बच्चों बी ए ज़्यादा है, मान लो ये ऐसे फिगर लेके समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है, मान लो ये है 240 वोल्ट और ये है 240 वोल्ट, तो हम चाहते हैं कि 240 में से इसके पास 220 वोल्ट एग्जैक्टली पहुँचे, ठीक है। अब बाकी का 20 वोल्ट कहाँ जाएगा, तो बाकी के 20 वोल्ट के लिए हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया और वो सीरीज में लगा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि सीरीज में अगर हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन याद है तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो कुछ रेजिस्टेंस ये ले लेगा, कुछ वोल्टेज ये ले लेगा और कुछ वोल्टेज ये ले लेगा। याद आया कुछ? अब समझिए क्यों लगा रहे हैं सीरीज में, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बट जाता है ना। तो 220 वोल्ट तो ले लिया बल्ब ने, अब ये वही तो कह रहा है कि आर कितना लिया जाए जिससे कि वो एग्जैक्टली 20 वोल्ट को अपने पास ले ले। भाई 220 में से 20 बचा ना, ठीक है, तो 20 कैसे बचा, वी ए माइनस वी आर, भाई 240 में से 220 निकाल देंगे तो आ गया ना 20, तो वी ए माइनस वी आर, इतना वोल्टेज किसके पास जाना चाहिए, इस रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, अब साहब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ना, तो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, यहीं पे करता हूं मैं, रेजिस्टेंस होता है आपका R इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V अपॉन I। तो V कितना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस,
वी ए माइनस वी आर और अपॉन आई। ठीक है, अब आई ये करंट होगी। तो एक बात बताइए कि जब ये रेटेड पावर पर और रेटेड वोल्टेज पर चलेगा तो करंट भी तो रेटेड ही आएगी। अभी जो मैंने आपको बताई थी P इक्वल टू वी आई, है ना, तो करंट भी तो रेटेड ही आएगी उसमें। तो ये करंट कौन सी है अब इसमें? रेटेड। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, या यूं कहिए कि फ्रॉम P इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा साहब P अपॉन V। तो I की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। B क्या है? रेटेड वी आर। ठीक है ना, तो और ये P क्या है? पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर जब रखेंगे हम तो R की वैल्यू आ जाएगी साहब वी ए माइनस वी आर, और I की वैल्यू जब रखेंगे तो पी आर और इनटू में आपका वी आर। ठीक है, तो ये आ गई साहब हमारी वी ए माइनस वी आर अपॉन में पी आर और इनटू वी आर। ये आ गई उस रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में जो हमको लगाना होगा, जिससे कि हमारा बल्ब रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज पर चल सके। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है ना, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये आप जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आप एज ए फॉर्मूले याद रखिए। कंसेप्चुअली मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले दे देता ना तो आपको ये याद नहीं रहेंगे। इतने सारे फॉर्मूले हैं, मान लो कैसे याद करेंगे। लेकिन जब हम इसको कंसेप्चुअली निकाल के देख लेते हैं ना तो फिर हमको याद रहता है। और नहीं भी याद रहता है तो हमको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि वो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया था, क्यों लगाया था और कितना लगाया था, ये कैसे निकाला था। समझे? ठीक है, अब साहब अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन मार्क्ड 500 वॉट एंड 200 वोल्ट। मार्क मतलब जो रेटेड वैल्यूज हैं इलेक्ट्रिक आयरन की, पी आर है साहब आपकी कितनी, बोले तो 500 वॉट। ठीक है, और वी आर जो रेटेड वोल्टेज है वो है आपका 200 वोल्ट। तो वो कह रहा है इज टू बी ऑपरेटेड बाई 240 वोल्ट। ओहो, अप्लाइड वोल्टेज हो गया 240 वोल्ट, है ना, विच इज ग्रेटर देन वी आर। क्लियर? तो हाउ विल यू डू इट? कैसे चलाओगे? अप्लाइड वोल्टेज रेटेड से ज़्यादा है तो हमको पता है अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड से ज़्यादा है तो उस डिवाइस के पैरेलल में हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, और वो रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना होगा यही निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है, तो R इज इक्वल टू वी ए माइनस वी आर। तो वी ए 240 माइनस वी आर 200 और अपॉन में पी आर, तो पी आर हो गया साहब आपका 500 और इनटू वी आर हो गया आपका 200। तो 240 माइनस 240, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, इनटू 2 और अपॉन 5, तो ये हो गया आपका 16 ओम। ठीक है, सवाल खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बुक्स देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत दिखाई देंगे। कटिंग ऑफ हीटिंग कॉइल। तो कटिंग ऑफ हीटिंग कॉइल में क्या है कि एक कॉइल होगी और वो कहेगा कि भाई उस कॉइल के हमने इतने पीस कर दिए इक्वल। ठीक है, तो उनमें से एक टुकड़ा हमने लिया और उस एक टुकड़े को हमने सेम वोल्टेज से, मतलब जिस वोल्टेज पर पूरा पार्ट लगा हुआ था उसी वोल्टेज पर उनमें से एक पीस लेके अगर कनेक्ट किया जाए तब पावर लॉस क्या होगा, है ना। तो इफ अ हीटिंग कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर लेंथ एल कंज्यूम्स पावर पी, when voltage V is applied to it, then by keeping V constant, if it is cut in n equal parts, then resistance of each part will be R by n। भाई R is directly proportional to L होता है, अगर लेंथ को हम L by n कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी R by n हो जाएगा, है ना। देन we know that P is equal to V square upon R, so P inversely proportional to R, है ना। so P2 upon P1 equal to R1 upon R2। R1 कितना था? पूरी कॉल का R था। ठीक है, एक इक्वल n पार्ट कर दिए तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R by n। तो R2 हो गया R by n, n ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल। तो कहने का मतलब जो P2 होगी वो n टाइम्स ऑफ P होगी। कहने का मतलब अब पहले से ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा
ठीक है। अगर इस एक छोटे पार्ट को लगा देंगे हम पूरे की जगह तो हमें पावर डिसिपेशन n टाइम्स मिलेगा। मतलब जितने पीस कर देंगे, अगर हम 2 पीस में डिवाइड कर रहे हैं, हाफ हाफ इक्वल इक्वल, तो 2 टाइम्स, 3 में कर रहे हैं तो 3 टाइम्स, 4 में कर रहे हैं तो 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो जैसे आपका डायरेक्ट, अब ये अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है कि P2 n टाइम्स ऑफ P होगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर, है ना। सेकंड वाला, a heater coil is cut into 2 equal parts. A heater coil is cut into 2 equal parts and only one part is now used in the heater. The heat generated will now be. तो 2 इक्वल पार्ट किए हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4, हाफ, डबल्ड, 4 टाइम्स। तो ऑब्वियस सी बात है 2 इक्वल पार्ट किए हैं तो P2 = 2P, मतलब जो हीट डिसिपेशन है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा, अभी तक आपने जब देखा होगा हम एक सिंगल एलिमेंट के लिए, मतलब एक सिंगल रेजिस्टेंस था, सिंगल डिवाइस थी कोई भी, है ना, तो उसका एनालिसिस किया था हमने जो बैटरी से कनेक्ट था। अब हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ कि एक सेल या बैटरी है और उससे एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तब हमसे वो क्या क्या और कैसे कैसे पूछ सकता है। तो बच्चों अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस पर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ हीटिंग कॉइल, मतलब अब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और उनकी मिक्सिंग भी हो सकती है ना। तो सबसे पहले बेसिक जो कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल, उसको समझते हैं। तो पावर कंजम्पशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस और रजिस्टर्स। तो पहला केस है बच्चों हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये 2 अप्लायंसेस हैं, कुछ भी आप अपने मन में कुछ भी मान लीजिए बल्ब हैं, ठीक है। तो चलो बल्ब ही ले लेते हैं। ये 2 बल्ब हैं, इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और ये B वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनकी निकालनी है इक्विवेलेंट और टोटल पावर। इक्विवेलेंट और टोटल पावर, मतलब अगर ये P1 और P2 के 2 सीरीज में लगा दिए जाएं अप्लायंस तो ये सर्किट में टोटल कितनी पावर देंगे, है ना। तो सीरीज में हम जानते हैं बच्चों टोटल RT, टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 + R2, ठीक है। अब रेटेड पावर होती है बच्चों B²/R, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर/R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हो जाएगा B²/P। तो RT हो जाएगा आपका B²/PT, R1 हो जाएगा B²/P1, R2 हो जाएगा B²/P2। तो इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में RT, R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट की तो B²/PT, B²/P1 और B²/P2, ठीक है। B² से B² सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1/PT = 1/P1 + 1/P2। कहने का मतलब आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 होता है, लेकिन पावर पैरेलल का केस बन जाता है, मतलब 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि अगर ये आइडेंटिकल हों सारे अप्लायंसेस, ठीक है, मतलब सबकी पावर इक्वल है P, तो फिर कितनी पावर हो जाएगी टोटल, 1/P + 1/P + 1/P, मतलब n/P। तो टोटल पावर हो जाएगी P/n, ठीक है। उसके बाद पावर कंज्यूम्ड और ब्राइटनेस, वो आपसे अक्सर ऐसे पूछता है ना कि 2-3 सेल आपके कनेक्ट कर दिए, सब कॉम्बिनेशन बना दिया, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट जलेगा, कौन सा बल्ब सबसे डिमेस्ट जलेगा, है ना। तो कैसे बताएंगे साहब हम, तो देखो P = होता है VI, होता है P = VI, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट है, इट मींस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जिसमें पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है वो सबसे ब्राइट जल रहा होगा, है ना। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब दूसरा इक्वेशन होता है पावर का P = I² × R। तो I तो कांस्टेंट है सीरीज में, इट मींस पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेटेड वैल्यू से। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका, रेजिस्टेंस इक्वल टू V²/PR, रेटेड पावर। तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बच्चों, V²/PR। तो रेटेड वोल्टेज तो सेम ही होता है, सब 220 वोल्ट पर ही चलते हैं, तो वो तो कांस्टेंट है ना। तो रेट R = 1/PR, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर 1/PR, ठीक है। इट मीन्स सपोज कीजिए
ये हमारा 60 वॉट का बल्ब है और ये 100 वॉट का बल्ब है और ये हमने 220 वोल्ट से लगा दिए साहब। क्लियर। तो वो पूछेगा कि बताओ अगर दो 60 वॉट और 100 वॉट के बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इनमें से कौन सा ज़्यादा ब्राइट लाइट देगा। तो ये कह रहा है कि जिसकी पावर सबसे कम होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी उसका पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगा। जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसके पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स पावर कम किसकी है, 60 वॉट की, तो 60 वाट वाला ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। ठीक है। अब आते हैं ये बच्चों फॉर्मूले, आप ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं, आप इनको डायरेक्ट याद रखें। ठीक है। अब साहब दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी वही हमें टोटल पावर निकालनी है। मान लो ये दो डिवाइस हैं, एक की पावर P1 है, एक की पावर P2 है, एक का रेजिस्टेंस R1, एक का रेजिस्टेंस R2 और दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है। और पैरेलल में कनेक्ट है तो हमको टोटल पावर बतानी है। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस होता है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर b स्क्वायर अपॉन r होता है पावर, तो v स्क्वायर अपॉन RT हो जाएगा टोटल पावर मीन्स PT। v स्क्वायर अपॉन R1 हो जाएगा पावर P1 और v स्क्वायर अपॉन R2 हो जाएगा पावर P2। तो PT इक्वल टू P1 प्लस P2। मतलब उल्टा है, क्रॉस केस हो जाता है ना। याद रखने की ट्रिक्स हैं ये कि सीरीज में रेजिस्टेंस तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पावर होती है 1/P1 प्लस 1/P2। पैरेलल में रेजिस्टेंस तो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन पावर होती है P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है। अच्छा, अगर ये सब इक्वल हैं P तो P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या हो जाएगा, P प्लस P प्लस P प्लस एंड सो ऑन, मतलब NP। तो अगर इफ n अप्लायंसेज आर आइडेंटिकल देन टोटल पावर हो जाएगी n टाइम्स ऑफ P। ठीक है। अब बात आती है बच्चों पावर कंज्यूम्ड। तो पैरेलल में B सेम होता है ना, तो P इक्वल टू BI से B तो कॉन्स्टेंट हो गया। इट मीन्स पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है। पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है साहब। उसके बाद P इक्वल टू होता है बच्चों B स्क्वायर अपॉन R होता है, क्योंकि B तो कांस्टेंट है पैरेलल में, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है। और R इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था R होता है B स्क्वायर अपॉन PR, तो यहाँ R की जगह B स्क्वायर अपॉन PR रखेंगे तो PR ऊपर चला जाएगा, तो कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PR। तो कहने का मतलब सपोज कीजिए वही ये 60 वॉट का बल्ब है और ये हमारा 100 वॉट का बल्ब है और दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट से सपोज। ठीक है ना, ये वोल्टेज कितना भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कनेक्ट कर दिया था। तो 220 वोल्ट से कनेक्ट करने पर वो कहेगा बताओ इनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट रोशनी देगा, ज़्यादा ब्राइट लाइट देगा। तो जाहिर सी बात है ये कह रहा है कि पावर कंज्यूम जिसमें सबसे ज़्यादा होगा मतलब वो ज़्यादा ब्राइट है ना, उसकी लाइट ज़्यादा ब्राइट है। तो पावर कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है PR के, मतलब जिसकी रेटेड पावर सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है। तो पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी। तो कहने का मतलब ये वाला बल्ब B2 जो होगा, ये वाला बल्ब हमें ज़्यादा ब्राइट लाइट देगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये वाला जो थर्ड वाला जो पॉइंट है ना दोनों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बस आप जिन्हें, और देखो बहुत सिंपल है, P डायरेक्टली, भाई ये फॉर्मूला है आपका P इक्वल टू BI इक्वल टू I स्क्वेयर R इक्वल टू B स्क्वेयर अपॉन R। सारा का सारा खेल इसके अंदर छिपा हुआ है। सीरीज में करंट सेम होती है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है। करंट सेम होती है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है। R की वैल्यू रख देंगे तो वो 1/PR आ जाएगा। तो कहने का मतलब सही है। और पैरेलल में B सेम होता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B सेम होता है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। खेल खत्म। ठीक है। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का थ्योरी। और अब मैं इस पर लेता हूं बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है कि व्हेन टू रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज दे कंज्यूम 12 वॉट पावर। ठीक है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे कंज्यूम 50 वॉट पावर। What is the ratio of the powers of R1 and R2? Option A 1/4, option B 4, option C 3/2, option D 3 and क्लियर। तो कहें ऑप्शन E 1। तो वो कह रहा है कि जब वो सीरीज में है तो टोटल पावर कितनी है 12। तो सीरीज में टोटल पावर होती थी हमारी P1 P2 अपॉन P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 और वो हमें दे रखी है 12। ये हो गया साहब इक्वेशन फर्स्ट।
और जब वो वही दोनों बल्ब रेजिस्टेंस आपके सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो टोटल पावर हो जाती है 50 वॉट। तो टोटल पावर पैरेलल में होती थी P1 प्लस P2 और वो है आपकी पैरेलल में कितनी 50। क्लियर। तो वो कह रहा है इंडिविजुअल P1 और P2 का रेशियो पूछ रहा है, तो हमें P1 और P2 पता करने हैं पहले, है ना। तो देखो यहाँ से P1 प्लस P2 की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो P1 P2 हमारा आ जाएगा साहब 12 इंटू 50 बोले तो 600। ठीक है, P1 P2 की वैल्यू आ गई। अब बच्चों एक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर और माइनस 4P1 P2। देख लीजिए ये इसके इक्वल ही होगा, है ना। P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर करेंगे तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और माइनस 4P1 करेंगे तो माइनस वही आ जाएगा 2P1 P2। ठीक है, P1 प्लस P2 की वैल्यू हमारे पास है 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस 4P1 P2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 600, तो ये हो जाएगा आपका 2500 माइनस ये हो जाएगा आपका 2400 और ये आ जाएगा आपका 100 और P1 माइनस P2 आ जाएगा बच्चों 10। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना। अब देखो P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2 इक्वेशन 2 और थर्ड को ऐड कर देंगे तो P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2P1 आ जाएगा साहब हमारा 60 और P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। ठीक है, और P1 की वैल्यू 30 आ जाएगी तो यहाँ पर रख देंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। क्लियर। अब P1 P2 का रेशियो पूछा है उसने, तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा 3:2 इज द आंसर। अब बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस के ऊपर, और क्वेश्चन है ये, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट is connected in series with another bulb rated 220 volt 60 watt. ठीक है, if the voltage across the combination is 220 volt, the power consumed by the 100 watt bulb will be about 25 watt 14 watt 16 watt 100 watt. ठीक है, तो क्वेश्चन है सिंपल आपका कि ये दो बल्ब हैं, ठीक है, ये 100 watt 220 वोल्ट का है, ये 60 watt 220 वोल्ट का, मतलब ये रेटेड वैल्यूज है। तो वो कह रहा है कि जो 100 वॉट वाला बल्ब है उसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो सबसे सिंपल बात तो ये है कि इसमें जो पावर कंजम्पशन होगा 100 वॉट वाले में वो होगा सब आपका P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। इसका मतलब देखो क्या ना, मैथमेटिक्स अपने आप बता देता है। इसका मतलब हमें ये पता करना है कि भैया इसमें करंट कितनी है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें करंट चाहिए ना, तो करंट होती है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें R1 और R2 दोनों पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो पहले R1 पता करते हैं, तो P इज इक्वल टू होता है B स्क्वेयर अपॉन R, रेटेड वैल्यूज वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से R1 हो जाएगा बच्चों B स्क्वेयर अपॉन P1। ठीक है, B कितना है रेटेड 220 का स्क्वेयर है ना, और अपॉन रेटेड पावर हो गई 100। क्लियर। सिमिलरली R2 हो जाएगा साहब आपका डायरेक्ट कर देते हैं अब 220 वोल्ट स्क्वेयर और पावर हो गई साहब आपकी 60। तो ये R1 और R2 आ गए। अब हमें चाहिए करंट, तो करंट होती है बच्चों I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई है सर्किट पर 220, तो 220 और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2, तो 220 वोल्ट का स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें भी है, और 1 अपॉन 100 अपॉन में 1 अपॉन 60। ठीक है, एक 220 वोल्ट से 220 वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 220 और 100 प्लस 60। ठीक है, 100 प्लस 60 और 100 इंटू 60 ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 60 अपॉन में 220 और 160। ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो करंट लगभग आ जाएगी आपकी 15.88
एम्पियर। ये करंट आएगी, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 15.88 एम्पियर करंट आ गई। बस अब क्या है, हमें चाहिए पावर। तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, तो पावर हो जाएगी इसमें आई स्क्वायर आर। तो करंट आ गई हमारी 15.88, तो इसका स्क्वायर और इनटू रेजिस्टेंस कितना है इसका, ये तो 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट और अपॉन 100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, है ना। तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 88 इंटू 88। ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 22, तो ये 4 और देखो ये 4, ठीक है ना, ये हो गया 16। तो 225 अपॉन 16, 225 अपॉन 16 जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 14 वाट आएगा ये आंसर। तो आंसर इज 14 वाट। तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशन का एक और, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन दी होल सर्किट। जब होल सर्किट की बात आती है तो फिर तो सिंपल है, मतलब आपको इस पूरे सर्किट का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट देखो समझिए कैसे निकालेंगे, ये 4 और ये 8 और ये 2 और ये 4 जो डायगोनल ब्रांच है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, ये ऐसे करके ऊपर होके जा रही है, ठीक है ना। तो ये 2 और ये 4 दोनों सीरीज में, और ये 4 और ये 8 दोनों सीरीज में। तो ये हो जाएगा आपका, अब मैं इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करूं तो ये हो जाएगा सब आपका 4, ठीक है, और ये आपका 8 है ही, क्लियर। अब डायगोनल की बात करें तो ये वाला डायगोनल हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 12, और ये वाला हो जाएगा साहब ऐसे ऊपर होके जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 + 2 6, ठीक है। और ये आपकी कनेक्ट हो गई बैटरी 2.2, और यहाँ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6 और ये 2.2 वोल्ट, ठीक है ना, 2.2 वोल्ट। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड है, प्लेन वायर से कनेक्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड है। तो अगर इसका पोटेंशियल B है तो इसका पोटेंशियल B, इसका पोटेंशियल मान लीजिए ये B1 है, ये B1, ये B2 है तो ये भी B2, है ना। तो कहने का मतलब देखो ये 4 ओम, ये आपका 12 ओम, ये 6 ओम और ये आपका 8 ओम, ठीक है। तीनों के चारों के पॉइंट्स B1 पर हैं ये, है ना। सिमिलरली इधर चारों के चारों किस पर हैं, B2 पर। कहने मतलब चारों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B1 - B2 है, तो ये चारों के चारों हो गए पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट आएगा 1/4 प्लस 1/ आपका 6 प्लस 1/12 प्लस 1/8। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा साहब हमारा कितना, 8/5 ओम, ठीक है। मतलब इन सब की जगह पर एक रख सकते हैं हम, इतना रेजिस्टेंस। फिर ये 8/5 और ये 0.6, ये 0.6 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 8/5 और प्लस में 0.6, तो कहने का मतलब 11/5, ठीक है, 11/5 ओम। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो हमें चाहिए करंट, तो I = होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है 2.2, रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल 11/5, तो 5 चला गया ऊपर, तो ये आ जाएगी करंट 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर आ गई, तो पावर डिसिपेशन हो जाएगा I² × R। तो I करंट आई है 1, टोटल रेजिस्टेंस है साहब हमारा कितना, 11/5, ठीक है। तो 11/5 का मतलब 2.2 वाट इज द आंसर। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशन का, और क्वेश्चन है कि पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन हियर इज 2 वाट। इसमें आपको पावर कंजम्पशन गिवन है। द पावर डिसिपेटेड इन वाट अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर इज ऑप्शन ए 0.5, 0.3, 2 और 1 वाट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें पावर कंजम्पशन इतना है, तो इसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये करंट आ रही है I, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट डिवाइड होगी। तो हमने मान लिया कि ये करंट गई साहब इसमें I2 और इसमें करंट गई साहब आपकी I1, ठीक है, क्लियर। अब इसमें पावर लॉस क्या होगा साहब, P1, और P1 हो जाएगा I² × R। तो I1² × R1 बोले तो I1² और × 8, ठीक है।
अब इसमें पावर लॉस कितना होगा बच्चों, P2 इज इक्वल टू I2 स्क्वेयर और इंटू R2, तो I2 स्क्वेयर और इंटू में आपका 3। क्लियर। अब साहब P1 अपॉन, या ऐसे कर लीजिए P2 अपॉन P1 हो जाएगा साहब I2 स्क्वेयर अपॉन I1 स्क्वेयर और इंटू में अपॉन 3/8। ठीक है। अब हमको I2 और I1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है बच्चों कि पैरेलल में जो करंट होती है वो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है। भाई ये दोनों पैरेलल है ना, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, तो इसका मतलब ये हुआ कि I2 अपॉन I1 जो होगा वो R1 अपॉन R2 के इक्वल होगा। ठीक है। और R1 कितना है 8। ठीक है। और R2 कितना हो जाएगा बच्चों इस ब्रांच का टोटल 3 + 1 मतलब 4, तो I2 अपॉन R1 हो जाएगा 8/4। तो यहाँ से I2 अपॉन I1 की जगह हम 8/4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 इक्वल टू I2 अपॉन A1, तो ये हो जाएगा 64 क्योंकि स्क्वायर है ना, अपॉन 16 और 3/8, तो ये हो जाएगा 8 2 और ये हो जाएगा 1.5, तो P2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू P1, और P1 हमें आपकी गिवन है कितनी, पावर जो है उसमें कितनी गिवन थी 2 वॉट। ठीक है ना, तो 1.5 इंटू 2, सो आंसर इज 3 वॉट। क्लियर। ये था आपका 3 वॉट आंसर। अब बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे जब आप बुक्स खोल के सवाल करने बैठेंगे। तो मैंने इसको टॉपिक को नाम दिया है टाइम टेकन टू बॉयल वाटर। टाइम टेकन टू बॉयल वाटर, तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से मिलेगा कि एक इतने पावर की कॉइल है, उसको अगर एक अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म बॉयल करने के लिए यूज किया जाता है तो वो T1 टाइम लेती है। एक P2 पावर की कॉइल है, उसको लेते हैं तो वो T2 टाइम लेती है बॉयल करने के लिए। तो वो कहता है कि अगर उन दोनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसी अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए कितना टाइम लेंगे। ठीक है ना। एंड सिमिलरली अगर वो कहेगा कि एक कॉइल है P1 पावर की, तो वो वाटर को बॉयल करने के लिए T1 टाइम लेती है, P2 वाली T2 टाइम लेती है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो कितना टाइम लेंगी। ठीक है ना। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज कीजिए बच्चों ये कुछ अमाउंट है M जो भी, ठीक है, ये वाटर हमें बॉयल करना है। वाटर बॉयल होगा हमारा मतलब NTP पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। ठीक है। क्लियर। तो कैलोरीमेट्री में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में, Q = MC डेल्टा T या MS डेल्टा T। तो ये कह रहा है कि जो वाटर हीट का अमाउंट है वो मास पर, स्पेसिफिक हीट पर और टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको बॉयल करना है वाटर, तो डेल्टा T सेम है, आपको हर बार रूम टेम्परेचर से और 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है। एक फिक्स अमाउंट है, वो MB कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, तो मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। इसका मतलब आप चाहे पावर P1 वाली से करो, चाहे पावर P2 वाली से करो, चाहे दोनों को मिला के करो, अमाउंट ऑफ हीट आपको हर बार सेम देना है। ठीक है। अब पावर होता है एनर्जी गिवन अपॉन टाइम, तो यहाँ से H = हो जाएगा आपका पावर इनटू टाइम। तो हीट एनर्जी आप चाहे पावर P1 से दो, चाहे पावर P2 से दो, है ना, आपको हर बार इक्वल ही देनी होगी। ये अलग है कि किसी एक कॉइल से उतनी ही हीट आप ज़्यादा टाइम में दे पा रहे हैं और दूसरी वाली कॉइल से उतनी ही हीट आप ज़्यादा टाइम कम टाइम में दे पा रहे हैं, है ना। लेकिन अमाउंट ऑफ हीट आपको दोनों बार बराबर देना होगा, चाहे सिंगल यूज कर लो, चाहे कॉम्बिनेशन यूज कर लो। तो दिस इज द की पॉइंट, है ना। तो ये आपकी पावर P1 ये T1, ये पावर P2 ये T2, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो हमने मान लिया कि टाइम ले रही है वो कॉम्बिनेशन में T, है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट इस केस में और इस केस में तीनों में आपको बराबर ही देना है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू P1 इंटू T1, इस फॉर्मूले से इक्वल टू P2 इंटू T2 इक्वल टू कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में अभी हमने टोटल पावर निकाली थी P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू T। तो यहाँ से T की वैल्यू हो जाएगी बच्चों H इंटू P1 प्लस P2 और अपॉन में P1 प्लस P2, P1 और P2, यहाँ से P1 की वैल्यू निकाल ली H अपॉन T1, तो P1 की जगह रख दिया H अपॉन T1, यहाँ से P2 की वैल्यू निकाली H अपॉन T2 यहाँ रख दी। ठीक है। P1 P2 की वैल्यू सॉल्व कर लिया, तो ये फॉर्मूला आया निकल के T = T1 प्लस T2। आप ये याद रखें बस,
सेकंड में सवाल होगा। आप ये याद रखें कि अगर आपको कहीं भी ऐसे दे देना कि एक कॉल है इतने पावर की इतना टाइम ले रही है, एक कॉल है इतने पावर की वो इतना टाइम ले रही है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो बताओ कितना टाइम लेगी। आंख बंद करके T1 + T2 हो गया सवाल, T1 + T2। सिमिलरली पावर के पैरेलल के केस में, ठीक है, H = P1 T1 = P2 T2 और इक्विवेलेंट दोनों की इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी पावर पैरेलल में P1 + P2। तो वही P1 और P2 की वैल्यू निकालनी, P1 की वैल्यू H/T1, P2 की वैल्यू H/T2 यहाँ रख दिया, सॉल्व करके आया T = T1 T2 T1 + T2। तो अगर वो कहे कि एक कॉल है इतने पावर की वो इतना टाइम ले रही है, एक कॉल है इतने पावर की वो इतना टाइम ले रही है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना टाइम लेंगी। तो आंख बंद करके T = T1 T2 T1 + T2 ये यूज कर लीजिए, ठीक है। और याद करने का तरीका, अगर दो कॉल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, तो रेजिस्टेंस की तरफ टाइम सीरीज की तरह ऐड हो जाता है, R1 + R2 T1 + T2। अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो टाइम रेजिस्टेंस की तरह ही ऐड होता है, 1/R1 + 1/R2, तो 1/T1 + 1/T2 वही तो आ जाएगा, T1 T2 T1 + T2। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पर बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकंड में सवाल होगा। बच्चों क्वेश्चन है, अ कॉइल टेक्स 15 मिनट्स, कितना, T1 है आपका कितना 15 मिनट्स, ठीक है साहब, टू बॉयल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, अनदर कॉइल टेक्स 20 मिनट, दूसरी कॉइल लेती है 20 मिनट्स, ठीक है साहब, फॉर द सेम प्रोसेस। टाइम टेकन टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन बोथ कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में दोनों टाइम ऐड हो जाते हैं, तो T1 + T2 टाइम हो गया आपका 35 मिनट्स। लो जी आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स, एक इलेक्ट्रिक केटली जो होती है ना, उसमें 2 कॉइल हैं। व्हेन वन कॉइल इज यूज वाटर इन द केटल बॉइल्स इन द 5 मिनट, क्लियर, व्हाइल व्हेन सेकंड कॉइल इज यूज्ड सेम वाटर बॉइल्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। इफ द 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल आर यूज्ड साइमल्टेनियसली द सेम वाटर विल बॉयल इन टाइम, तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 T2 T1 + T2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 × 10/15, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 मिनट 20 सेकेंड, क्लियर है। तो ये था बच्चों, कहने का मतलब इन्हीं को ट्रिक बोलते हैं बच्चों। तो आप क्या है कि आप ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन ठीक है, तो अगर नहीं ये पता है हमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो T1 + T2 या वो T1 T2 जो आप ट्रिक कह सोच रहे हैं मान रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो आया कैसे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों आपका लास्ट टॉपिक है ये, हालांकि बताने को मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, वो जो रह गया है वो ऐसा है कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप उसको अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी के एप्लीकेशन है वो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या है पहले इसको समझते हैं। ये आपका एक बैटरी है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये पूछ रही है कि भाई ये बैटरी इस सर्किट में या इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर कब देगी, इस रेजिस्टेंस की, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जो जब ये बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रही हो, क्लियर है। क्या इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जिस वैल्यू पर ये बैटरी इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रही हो, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो अब साहब पावर का फॉर्मूला है, आप जानते हैं, पावर इक्वल टू होती है I² × R। तो हमें I पता करनी है, इसमें I कितनी है, तो I हो जाएगी टोटल वोल्टेज, मतलब बोले तो E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो R + R, ठीक है। I की वैल्यू रख देंगे तो पावर डिलीवर्ड हो जाएगी साहब E² अपॉन R + R² और इंटू R, ठीक है साहब। ये आ गई पावर, मीन्स E² R और अपॉन में R + R का होल स्क्वायर। अब हमको पता, R वेरिएबल है तो P डिपेंड कर रही है R पर, तो अब हमको पता करना है बच्चों R की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर P मैक्सिमम होगा। तो जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की बात आती है तो
वी हैव टू यूज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो अब हम करेंगे फॉर P टू बी मैक्सिमम, फॉर P टू बी मैक्सिमम dp ओवर dr शुड बी 0। क्लियर भाई, मैक्सिमा y इक्वल टू एफ एक्स की वो वैल्यू बताओ जिस पे y मैक्सिमम है, तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। तो p वेरिएबल है, p फंक्शन है किसका, r का, तो वो कह रहा है r की वो वैल्यू जिस पर p मैक्सिमम है, तो p को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dp ओवर dr इक्वल टू 0। तो d ओवर dr और p को हम ऐसे लिख सकते हैं e स्क्वेयर r और इनटू में r प्लस r की पावर -2, और ये होना चाहिए सब हमारा 0, ठीक है, क्योंकि e स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये बन गया हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट रूल, r इंटू और r प्लस r की पावर -2। तो इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं, तो आपका पहला मान लीजिए ये r सेम, दूसरे का जब हम करेंगे तो -2 यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये 2r प्लस r की पावर -3, है ना। फिर चेन रूल, r का r करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस, अब ये वाला सेम रखेंगे दूसरे वाला, तो r प्लस r की पावर -2 और r का r के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ठीक है, और इक्वल टू ये 0। तो ये हो जाएगा साहब -2r और अपॉन में r प्लस r का क्यूब, क्योंकि ई स्क्वायर तो 0 हो गया इधर जाके, ठीक है ना, ई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0, ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा आपका 2r अपॉन r प्लस r का होल क्यूब और इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल, तो ये बचेगा 2r इक्वल टू r प्लस r को इधर लाएंगे तो r इक्वल टू स्मॉल r। लो जी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आ गई, जो कि ये कह रही है कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय बैटरी द एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है बच्चों, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। जब ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही होगी तो उस समय बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रही होगी। अब बच्चों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर एक दो क्वेश्चन करते हैं अच्छे, ठीक है ना। तो बच्चों ये मैंने आपके दो एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये आपको सर्किट गिवन है, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एट विच पावर ट्रांसफर टू दिस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन आपका इसी तरह का ये है कि आपको वो कह रहा है कि इस आर की वैल्यू बताइए क्या हो जिससे कि इसमें जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो। तो बच्चों एक थेवेनिन थ्योरम होती है ना, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थेवेनिन थ्योरम एज ए ट्रिक यूज होती है इस तरह के सर्किट में जहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर आप इसको तरीके से करोगे तो KVL वगैरह सब लगाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो अभी क्या करना है कि जिस थेवेनिन थ्योरम का समझो, मैं थेवेनिन थ्योरम नहीं समझा रहा हूँ लेकिन जो कर रहा हूँ वो थेवेनिन थ्योरम से ही कर रहा हूँ। आप उसको अपने हिसाब से, आप अपनी लैंग्वेज में चाहे उसे ट्रिक कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है, लेकिन जनरल मेथड है, ठीक है ना। आप मैंने इसलिए दो क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ किस तरह से हमें वो स्टेप्स करने हैं।
तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में जिसमें वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जितनी भी बैटरीज हैं उन सबको शॉर्ट सर्किटेड कर दो, मतलब उनकी जगह प्लेन वायर लगा दो, उनको हटा दो। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ। ये बैटरी हटा दी मैंने, ठीक है। फिर ये हो गया 6 ओम, ये वाली बैटरी हटा दी मैंने, ठीक है। फिर ये आ गया आपका 5 ओम, क्लियर। फिर ये बैटरी हटा दी मैंने, और जो वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है उसको कर दो ओपन, ठीक है। उसको हटा दो, वहाँ से हटा दो, तो ये ओपन हो गया। यही तो कनेक्ट था, ये ए और ये आपका बी, ठीक है। ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये आपका 5 ओम, ठीक है। अब आपको करना ये है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच लोड कनेक्टेड था, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, उनके एक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इन दोनों पॉइंट के एक्रॉस अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूँ इस सर्किट का, तो देखिए साहब, ये दोनों हो जाएंगे आपके पैरेलल में 4 और 6, और इनके ये हो जाएगा सीरीज में, है ना। देख लो भाई, यहाँ से ये करंट जाएगी तो करंट कुछ इधर गई कुछ इधर गई, तो दोनों में करंट डिफरेंट है। तो ये 4 और ये 6 पैरेलल में, इन दोनों की जगह जो एक रखूंगा मैं ऐसे, वो ये और वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं करता हूँ, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा साहब इस सर्किट का 4 × 6 अपॉन 4 + 6 और +5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन 10 + 5, तो बोले तो 2.4 + 5 बोले तो 7.4। जो भी ऐसा करने के बाद जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वही इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 7.4 ओम, क्लियर। क्यों? क्योंकि ये इसके अलावा जो बाकी सब कुछ था ये इंटरनल रेजिस्टेंस था सर्किट का, है ना। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है कि सर्किट का जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उतना ही होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ पर कर रहा हूँ। तो सेम यहाँ पर पूछ रहा है वो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जिससे इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हटा देना है और जितनी भी बैटरीज हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो ये हो जाएगा साहब, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया आपका 20 ओम, ठीक है ना। और ये आपने ओपन कर दिया, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस को हटा दिया, और ये आपका हो गया 6 ओम, ठीक है। ये हो गया साहब आपका 4 ओम, और ये बैटरी हटा दी, शॉर्ट सर्किट कर दी। अब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये यहाँ से करंट गई आई, अगर मैं यहाँ बैटरी कनेक्ट मान लूँ तो यहाँ पर करंट डिवाइड होगी, मान लो इधर गई I1, इधर गई I2, तो इधर I1 जाएगी, ठीक है। इसमें करंट सेम है, तो ये दोनों हो गए सीरीज में, 6 और 4 10, ये 10 और ये 20 दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट आएगा 10 × 20 अपॉन 10 + 20, तो कहने का मतलब 200 अपॉन 40, कहने का मतलब 5 ओम। तो जो कैपिटल, जो ऐसा करने पर मतलब जो भी वैल्यू आ रही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वही हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, ठीक है ना, 5 ओम। ठीक है, नहीं, ये आपका सॉरी, ये आपका 30 ओम होगा ना, 30, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 20/3 ओम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब कैसा भी सर्किट हो, आपको इस तरह से अगर वो पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो ये थेवेनिन थ्योरम से किया है मैंने, जो भी किया है कि आपको लोड को हटा देना है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस को हटा देना है, और क्या करना है आपको, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हटा के जितनी भी बैटरीज हैं उनको शॉर्ट कर देना है, ठीक है ना, उनको शॉर्ट कर देना है। और उसके बाद जहाँ से वेरिएबल रेजिस्टेंस हटाया है हमने, उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमको पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है। वो जो भी इक्विवेलेंट आएगा वही उस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए। तो बच्चों लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, इसके लिए मैं सॉरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको जितना लेंदी वीडियो बनाया है उसके हिसाब से मैंने आपको ज्ञान भी दिया है, और ज़्यादा ज्ञान देना अगर गलत है तो मैंने गलत किया है, ठीक है ना, और ज़्यादा ज्ञान देना सही है तो मैंने सही किया है, ठीक है। तो वीडियो लेंदी हो गया है, लेकिन मैंने ज्ञान भी आपको इसमें अपार दिया है। तो अब के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और लास्ट टॉपिक के साथ इस यूनिट के, इस चैप्टर के। तब तक के लिए आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मज़े लेते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।